नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र मिश्र है। मैं केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कहलगांव में टीजीटी हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ लेकर उपस्थित हूँ। मैं इस पाठ का वाचन करूँगा और चाहूँगा कि विद्यार्थी भी स्वयं से इस पाठ का वीडियो देखने के बाद कम से कम 2 बार वाचन करें। गद्य का अर्थ उसको स्वतः 2 से 3 बार पढ़ने से खुलने लगता है। बाकी जो और कठिनाइयाँ होती हैं वो अध्यापक सुलझा देते हैं। शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे शहर के घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है।
वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, मैं बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी न लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको।
मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बजा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कामतानाथ। कामतानाथ ने इस कहानी के माध्यम से बहुत ही मार्मिक तरीके से जो मशीनी युग आने से तमाम हस्त कौशल वाले, हस्तकला वाले कारीगरों का जो नुकसान हुआ उसको वर्णित किया है कि कैसे बदलू जो कि कांच की चूड़ियों के आ जाने से अपना काम बंद कर चुका है, उसकी लाख की चूड़ियों को अब कोई पूछता नहीं है। वह किस प्रकार अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है, उसका जीवन किस प्रकार बदल गया है। कैसे जब लाख की चूड़ियाँ बनाते समय लोग उसकी मनुहार करते थे, कैसे उसको लोग वस्तु के बदले वस्तु अर्थात वस्तु विनिमय द्वारा लाख की चूड़ियाँ खरीदते थे। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि वह एकदम बेकार हो गया है। लोग कमज़ोर लेकिन सुंदर कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं और उसकी लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता है। बहुत ही सुंदर वर्णन है इस पाठ में और इस पाठ से बहुत सारी चीज़ें हमें, नए नए शब्द, ग्रामीण अंचल के शब्द हमें सीखने को मिलेंगे। देखिए, आप भी अपने आसपास रहने वाले कारीगरों, लोगों से बात करके उनकी अब कुछ बातें हैं, जैसे कि बच्चों को बाल सुलभ मनोवृत्तियाँ भी हैं। बच्चों को सबसे अच्छा कौन लगता है? जो कि उन्हें खेलने का सामान देता है। तो वैसे ही लेखक जब अपने मामा के गांव जाता था तो उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां कौन देता था? बदलू। इसलिए बदलू उसे क्या लगता था? सब बहुत अच्छा लगता था। उसको मामा का गांव भी अच्छा लगता था क्योंकि मामा के गांव ज़्यादा खेलने की चीज़ें मिलती थी। आगे कि जैसे मामा के गांव के किसी को भी जनरली मामा बोला जाता है, तो वैसे ही इसको भी क्या, बदलू को मामा बोलना चाहिए था क्योंकि वो उस बदलू के मामा के गांव का था। लेकिन ये भी बच्चों का स्वभाव होता है कि वहाँ जो भी अन्य लोग बोलते हैं वो भी वही बोलने लगते हैं। जैसे परिवार के कोई सदस्य, पापा ही, जैसे पिताजी ही अगर अपनी बहन को दीदी बोल रहे हैं, बड़ी बहन को, तो बच्चे भी उनको बुआ न बोलकर दीदी ही बोलने लगते हैं। तो वैसे ही ये भी करता है कि बदलू मामा को बदलू मामा न बोलकर बदलू काका बोलता है। तो कुछ बहुत ही बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब चीज़ों का भी बहुत ही बारीक अध्ययन है ये। देखिए, जैसे ये बदलू है, बदलू किस प्रकार मचिया बैठ करके अपना काम कर रहा है, लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। इसका ये चित्र दिया हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, भट्ठी बगल में रखी हुई है और ये सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ेंगे खुद से, 2-3 बार जानेंगे। और बगल में उसका हुक्का रखा रहता। ये जो चीज़ है, ये जो पास में रखा हुआ है, ये लंबे आकार का, वो क्या है? उसका हुक्का है। मुंगड़ी रखी हुई है उसने जिस पे, और बेलन नुमा मुंगेरियाँ हैं। मचिया पर बैठता था वो। मचिया यानी एक छोटी खाट,
जिस पे सुतली वगैरह से बनाई जाती थी, जिस पे बैठा हुआ है वो, कितनी छोटी खाट है वो, उसको मचिया बोलते हैं। आगे और भी चीज़ें हैं कि जैसे वस्तु विनिमय की बात हुई है, तो वस्तु विनिमय क्या होता है कि जब किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु ली जाती है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। आज हम विनिमय किस प्रकार करते हैं? मुद्रा विनिमय करते हैं। मुद्रा देकर, रुपए देकर कोई सामान लेते हैं। फिर पैतृक पेशा, चूड़ियाँ बनाना मतलब मनिहार था, और चूड़ियाँ बनाना उसका, चूड़ियाँ बेचने वाले लोगों को मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी जो कि परिवार में दादा से पिता को, पिता से संतान को ये मिलता चला जाता है, वो क्या होता है? पैतृक पेशा होता है। इसी प्रकार उसने यह कार्य अपने परिवार के बुजुर्गों से, अपने पिता दादी से सीखा था। उसके बदले उसको क्या मिलता था? अनाज, ढेर सारे वस्त्र और भी कुछ चीज़ें हैं कि वह क्या होता है, कांच की चूड़ियों वाली किसी स्त्री को देख लेता था तो क्या करता था? कुड़ जाता था, और कभी कोई दो चार सुना भी देता था। जब किसी को अपने व्यवसाय के समानांतर कोई व्यवसाय खड़ा होता दिखता है तो उसको अपने अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है। उसको लगता है कि ये व्यवसाय ही अगर चलेगा तो मेरा व्यवसाय क्या होगा। तो ये भी एक मनोवृत्ति है, इसका भी इसमें वर्णन है। शहर की बात, गांव में रहने वाले लोग शहर के बारे में क्या धारणाएं रखते हैं, शहर वाले लोग गांव के बारे में क्या धारणा रखते हैं, इसका भी अर्थ दिया हुआ। देखिए कैसे ये लेखक जाके उसके पास, बदलू के पास जाके बैठता था। इसमें चित्र दिया हुआ है, कितना प्यारा चित्र है, आप देख सकते हैं। और उसकी गाय, उस बदलू के पास गाय है और उसका आम का पेड़ है। वो किस प्रकार बच्चे को इतना सारा स्नेह देता है, उसको आम खिलाता है, मलाई देता है। तो ये गांव में अक्सर देखा जाता है। इस प्रकार के आदर सत्कार की भावना बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके मामा के गांव में इस प्रकार का दृश्य उपस्थित हो जाता है। ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, बच्चे बार बार जाना चाहते हैं। तो ये आप भी महसूस करते होंगे। अधिकतर छुट्टियों के समय में बच्चे मामा के गांव जाना पसंद करते हैं। ये भी चीज़ें इसमें वर्णित है। गांव की स्त्रियां जब कांच की चूड़ियां पहनने लगीं तो धीरे धीरे बदलू का कारोबार ख़त्म हो गया। और यही सारी चीज़ें हैं। कांच की चूड़ियां भले सुंदर बहुत अवश्य थी, लेकिन कमज़ोर थी, और एक बार टूट कर वह लेखक के तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और बचपन जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा समय होता है, उसकी स्मृतियाँ जीवन पर्यंत रहती हैं। तो लेखक की ये सारी बातें इसीलिए जीवन पर्यंत याद हैं कि बचपन के समय की स्मृतियाँ सबको याद रहती हैं, और बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। तो और कुछ इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जो कठिन शब्दों के। चाव, चाव का अर्थ है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख यानी सलाई, धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक यानी पूर्वजों का, जो मैंने बताया, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर यानी घाटा पूरा करना, कमी। नाजुक यानी कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा। पाग, मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया यानी बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब यानी देखकर बात करना। और डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र, जिसमें कि ग्रामीण अंचल में कुछ कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। फबना यानी सजना, शोभा देना। धन्यवाद बच्चों।